तो अगर मैं आपको 12 को डिवाइड करने के लिए दूं तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो तो ये लिखते हो, और अगर मैं 12 के ऑल फैक्टर लिखने को दूं तो आप 1 2 3 4 6 है ना, ऐसे 12 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, तो आप क्या कहोगे 12 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है ना। तो नंबर्स के फैक्टर आपको करना आते हैं। अब बात आ रही है कि पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख दूं x, है ना, x मैंने ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने कहा इसके फैक्टर निकाल कर दिखाओ, तो आप कहोगे हाँ निकाल देंगे। पहले तो इसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है पूरी तरह से, है ना, किससे डिवाइड कर सकते हैं 1 से, है ना। तो 1 से अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर आप क्या लिख पा रहे होगे, 1 लिख पा रहे होगे, है ना। जैसे 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, 1 से अगर हम इसको डिवाइड करें, है ना, x को, है ना, तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, है ना, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। 1/x अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी इसको मुझे इस तरह से दिखाना चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर x लिखा हुआ है और इसको 1 से डिवाइड कर दूँ तो 1 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, x टाइम, है ना, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, x टाइम डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि x लिखा हुआ है तो मैं x टाइम अगर इसको डिवाइड करूँ तो पूरी तरह से ही डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, तो x का 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे दूं, जैसे मान लो मैंने आपको x स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, x स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा x स्क्वायर के फैक्टर बताओ आप क्या क्या होंगे, तो आपने कहा x स्क्वायर को, देखो 1 तो सबको डिवाइड कर ही लेगा, एक बात तो ये पक्की है। दूसरा ये कि x स्क्वायर को x भी पूरी तरह से डिवाइड कर लेता है और x स्क्वायर को x स्क्वायर भी पूरी तरह से डिवाइड कर लेगा, है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब जब हम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी के सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। जैसे इसका x का एक फैक्टर क्या होगा, x, है ना, 1 तो सबका फैक्टर होगा ही, तो यहाँ पर x स्क्वायर का एक फैक्टर आपको x मिल जाएगा और एक x स्क्वायर मिल जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी जब अगर आपको ऐसा दे दिया गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर बताने होंगे तो आप फैक्टर कैसे निकालोगे, तो आपको एक मेथड चाहिए होगा जिससे कि आप इसके फैक्टर निकाल पाओ। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, वही आपको आज की क्लास में हमें डिस्कस करने हैं आपसे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में नंबर 1 चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आज फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम्स को हम आज करेंगे। ठीक है। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एग्जांपल नंबर लेता हूं 11। एग्जांपल नंबर 11, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। वो है यहां मुझे एग्जांपल नंबर 11 में एक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से। एंड एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और हमें ये बताना है क्या x प्लस 2 क्या इसका एक फैक्टर है या नहीं है, ये हमें बच्चों बताना है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर लूं, जिससे जिस नंबर की आप बात कर रहे हो जिसको आप चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, उसको मैं 0 के इक्वल पुट कर लूं, और 0 के इक्वल पुट करने पर वहां पर x का जो भी आंसर आया, आपका x का आंसर कितना आएगा यहां से -2, जो भी x का आंसर आए, अगर वो आंसर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए, तो अगर इसका रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, x प्लस 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। फिर से
मैंने कहा कि ये px इक्वल टू दिस, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम इससे इसको डिवाइड कराएं, अगर हम इससे इसको डिवाइड कराएं और डिवाइड कराने पर अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये इसका एक फैक्टर है। ये सिंपली आप नंबर्स के लिए भी देखते हैं। जैसे मैं 12 से 12 को डिवाइड कराऊं किससे, 2 से, है ना, तो आप कहोगे 2 6 जा 12। अब आपका रिमाइंडर का आंसर कितना आया, 0, है ना, 0 आंसर आया ना, तो हम क्या कहेंगे, 2 इसका क्या है, एक फैक्टर, मतलब 2 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ऐसे ही मान लो 3 से अगर हम डिवाइड कराएं 12 को, है ना, तो 3 4 जा 12, माइनस किया तो आंसर क्या आया, 0। तो इसका मतलब 3 12 का क्या है, एक फैक्टर। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये वाली बात? अगर मैंने इससे इसको डिवाइड किया और आंसर मेरा रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है, एक फैक्टर। ये वाली बात ध्यान रखना बच्चों। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, साथ साथ ये भी बता दे रहा हूं अभी से ही, कि अगर ये इसका एक फैक्टर है तो जो ये कोशेंट होता है ना, ये भी ऑल्सो एक फैक्टर होता है। ये वाली बात ऑलवेज याद रखना कि अगर 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूं और आंसर रिमाइंडर का आंसर 0 आया तो ये तो फैक्टर होगा ही, ये वाली बात ध्यान रखना, ये तो फैक्टर होगा ही इसका, लेकिन ऑल्सो जो कोशेंट होता है वो भी ऑलवेज एक फैक्टर होता है। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर से मैंने कहा 3 से मैंने 12 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर 0 आया, ठीक है। तो यानी कि 3 12 का क्या है, एक फैक्टर। फैक्टर का मतलब 3 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया तो ये यहाँ पर कोशेंट होता है ना, वो भी ऑल्सो क्या होता है, एक फैक्टर। ये वाली बात ध्यान रखना, ये क्लास 10th में यूज करूंगा मैं, ठीक है। क्लास 10th में इस बात को यूज करवाऊंगा कि कोशेंट भी ऑल्सो क्या होता है, फैक्टर। तो अभी से आप इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो वही बात, यही वाली बात अब फैक्टर थ्योरम कह रही है। फैक्टर थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो ये नंबर इसका एक फैक्टर होगा। तो अगर उसने ये पूछा कि ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें बाय x+2, किससे, बाय x+2, तो अगर हमारा रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया डिवाइड करने पर तो हम कह देंगे x+2 इसका क्या है, एक फैक्टर। अब डिवाइड करने का तरीका आपने क्या, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का तरीका आपने कहां पर सीखा है, रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। तो हम बाय रिमाइंडर थ्योरम पहले यहां पर लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिससे डिवाइड किया जाना है वहां से x की वैल्यू निकाल लो, वो x की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दो, ठीक है। पुट कर देते हैं, -2, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस में क्या 6, ठीक है। -2 का क्यूब कितना, -8, अच्छा, प्लस 3 इंटू में क्या 4, -2 का स्क्वायर 4, -5 इंटू -2 -10 प्लस 6, ठीक है। सॉल्व करो तो -8 प्लस 4 3 जा 12, -10 और प्लस का 6। अब 12 और 6 18 प्लस का, और -8 और -10 -18, तो 18 -18 आंसर हमारा कितना आया बच्चों, 0। तो सबसे पहली चीज तो आप लास्ट क्लास में ये पढ़कर आए हो कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। किसी भी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पढ़कर आए हो बच्चों, आप ये पढ़कर आए हो कि जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लो। वो वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दी जाएगी तो क्या निकल कर आ जाता है, रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हो और रिमाइंडर थ्योरम लगाने पर अगर आपका रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर। फिर से फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हो और रिमाइंडर थ्योरम लगाने पर अगर आपका रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो जिस पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर रहे थे वो पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये वाली बात ध्यान रखना, क्लियर है बच्चों। तो
अब आप मुझे बोर्ड पर देखकर ये बताओ कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। देखकर बताओ क्लियरली कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो आंसर है हाँ, ये इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हमारा रिमाइंडर का आंसर कितना आ चुका है? 0। अब क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया, इसलिए हम कहेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम अकॉर्डिंग टू क्या कह रहे हैं? बाय फैक्टर थ्योरम कह रहे हैं अब हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हम अपनी लास्ट लाइन लिख रहे हैं कि क्योंकि p माइनस 2 यानी -2 पुट करने पर आंसर 0 के इक्वल आ गया है, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर किसका? जो भी गिवन पॉलिनोमियल था उसका। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, तो फिर से इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है या नहीं है, कैसे पता किया? तो हमने कहा सबसे पहले तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाकर रिमाइंडर निकाला। ठीक है, ये हमने पूरा लगा दिया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? जिसमें जिससे भी डिवाइड करना होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके उसके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देते हैं, तो पुट करने पर हमारा वही रिमाइंडर का आंसर आता है जो लॉन्ग डिवीजन से आता था। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने छोटे तरीके से ये रिमाइंडर निकालना सीख लिया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगाया, रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया। अब फैक्टर थ्योरम अपना काम करना स्टार्ट करती है। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपके रिमाइंडर का आंसर 0 आया है तो यहां पर जो पॉलिनोमियल था ये पॉलिनोमियल इसका क्या रहा होगा? एक फैक्टर रहा होगा। अगर आपके रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आया तो ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा। अब क्योंकि आंसर 0 आ गया है इसलिए इसका एक फैक्टर है। इसी तरह का और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1, क्या गिवन है? इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, अब देखो फैक्टर थ्योरम का एक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि अगर रिमाइंडर का आंसर 0 हो तो ये इसका फैक्टर होगा। अब इसका उल्टा, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर का आंसर किसके इक्वल होगा? 0। दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। पहला स्टेटमेंट सुनो, अगर रिमाइंडर का आंसर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा, एक बात। अब दूसरी बात, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर का आंसर 0 होगा। अब मैं इसको दो चीजों से बोलता हूं, तो देखो कैसे कहता हूं। फैक्टर थ्योरम में दो स्टेटमेंट होते हैं बच्चों, कि अगर रिमाइंडर का आंसर आपका 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 है तो गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा? फैक्टर। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो फैक्टर होगा। अब उल्टा, अब मान लो पहले से गिवन हो कि ये फैक्टर है, तो फिर रिमाइंडर का आंसर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ये दो स्टेटमेंट होते हैं फैक्टर थ्योरम में, ये वाली बात ध्यान रखना। दोनों बातें कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर फैक्टर हमारा वो फैक्टर रहा होगा, पॉलिनोमियल हमारा फैक्टर रहा होगा। और वो उल्टा कहता है कि अगर पहले से आपको पता हो कि वो एक फैक्टर है तो उस केस में रिमाइंडर का आंसर इसका मतलब हर हाल में किसके इक्वल रहा होगा? 0 के इक्वल रहा होगा। तो ये दो स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों एक ही बात तक कहते हैं, और ये दोनों ही क्या है? फैक्टर थ्योरम है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि x माइनस 1 क्या है? एक फैक्टर। तो पहले से क्या बताया हुआ है इस बार? फैक्टर। तो आप क्या मानकर, तो आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो कि रिमाइंडर किसके इक्वल रहा होगा? 0 के इक्वल। ये वाली बात क्लियर है? तो x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो सबसे पहले तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। ये बात ध्यान रखना, फैक्टर थ्योरम अगर लगानी है आपको तो पहले रिमाइंडर थ्योरम लगानी होती है, पहले रिमाइंडर थ्योरम लगानी होती है, उसके बाद फैक्टर थ्योरम काम करती है ऑलवेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर लो, तो x का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। अब जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है वो उस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दो। तो पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लेता हूं मैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस के, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूं ये सब कुछ अभी किससे कर रहा हूं? बाय रिमाइंडर थ्योरम। अभी मैं जो सारी बातें कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं? बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्यों लगा रहे हो सर? रिमाइंडर थ्योरम मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं रिमाइंडर जानना चाहता हूं क्या होगा। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है? x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू 1 आ गई, वो 1 वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर का आंसर देखो क्या बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। ओके, नाउ P1 ये ऐसी, ठीक है, 4 हो गया प्लस ये कितना हो गया 3, ये माइनस 4 और प्लस में क्या के, ये निकल कर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा और k बचा। ये प्यारे बच्चों हमारा किसका आंसर आ गया? रिमाइंडर का आंसर आ गया। हमारा किसका आंसर आ गया? रिमाइंडर का आंसर, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम अब अप्लाई हो गया। अब बाय फैक्टर थ्योरम, अब हम क्या लिखेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको पहले से पता है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। अगर आपको पहले से पता है कि एक चीज ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल रहा होगा? 0 के इक्वल। तो रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो देखो r की वैल्यू 0 रखोगे, इक्वल टू में क्या चल रहा है? 3 प्लस के। ये 3 इधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें वो पूछता है कि क्या ये इसका एक फैक्टर है, क्या ये इसका एक फैक्टर है, ये पूछता है। तो उस केस में आप क्या कहते हो कि देखो भाई रिमाइंडर का आंसर हमारा 0 आ गया है इसलिए ये इसका एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया है इसलिए ये इसका एक फैक्टर है। अब उल्टा कहते हो आप, उल्टा क्या कहते हो? अब आप कहते हो कि देखो ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर का आंसर क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो ये वाली बातें की गई हमने कि रिमाइंडर का आंसर 0 था इसलिए वो फैक्टर होगा। दूसरे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि ये एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर का आंसर किसके इक्वल लिखा जाएगा? 0 के इक्वल। तो वहां से आपके पास k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरह से करोगे प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या करोगे आप? k की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक बढ़िया वाले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं मैं आपको, और फैक्टराइजेशन के और बहुत सारे तरीके हम निकालेंगे अभी इस चैप्टर में। पहला जो हम मेथड जो निकाल रहे हैं वो मेथड क्या है? स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग, कौन सा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे आज और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो चलो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर है ये 13 और इसमें एक फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ है मैं कि आप फैक्टराइज करके बताइए किसको? एक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, कह रहा है इसको ना फैक्टराइज करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, बता देंगे, ये तो छोटे बच्चों वाली बातें हैं। कैसे? देखिए 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इस तरह का एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है। इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहला वाला स्टेप कौन सा है वो सुनो ध्यान से। यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, दिखा आपको? एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर आपको यहां पर लास्ट में दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट वाला नंबर। इन दोनों नंबर को प्यारे बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा लो। क्या करा लो? मल्टीप्लाई करा लो। 6 का मल्टीप्लाई 5 में कराओ, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 5 में आंसर कितना आया? 30। पहला स्टेप क्लियर है। यहां पर जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर करा लो, तो 6 × 5 कराओगे आंसर कितना आएगा? 30। एक बात। अब दूसरी बात, जो हमारा आंसर आया
उस आंसर के फैक्टर करा लो, है ना, उस आंसर को क्या करा लो, फैक्टर करा लो। जैसे आप फैक्टर कराते हो वैसे फैक्टर करा लो, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कराते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से 5 जा, फिर 5 से 1 जा। अब आपको क्या मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 फैक्टर मिल जाएंगे, 2, 3, 5, ये 3 नंबर मिल गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर से पहला स्टेप बताओ क्या है, पहला स्टेप है इस वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कराकर लिख लेना साइड में कहीं पर रफ में। ठीक है, जो नंबर आंसर आएगा आपका उसके क्या करा लेना, फैक्टर। फैक्टर कराने पर आपको क्या मिल जाएंगे, ये नंबर मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर कहीं रफ में लिख लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर आए हैं इन नंबर्स को ऐसे प्लस या माइनस कराना है सच दैट कि प्लस या माइनस कराकर ये बीच वाला नंबर आ जाए, प्लस या माइनस करा के क्या आ जाए, बीच वाला नंबर आ जाए, ये 17 आ जाए कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके आ जाए। तो देखो कैसे ला सकते हैं 17। तो हमने कहा देखो ये 2 ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 2 ऐसा ही लिखा रहने दो। और 3 × 5 ये कितना होता है, 15। क्या होता है, 15 होता है। तो 3 × 5 15 ऐसे ही लिख लिया, 2 ऐसे ही लिखा रहा। ठीक है, अब देखो 2 और 15 मैं अगर ऐड करा लूं तो ऐड कराने पर मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा, है ना। तो यही हमने यहां पर कहा कि 2 और 15 ये 2 नंबर हमें मिल गए जिनकी फॉर्म में हम 17x को लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो, 6x² प्लस 2 और 15 दोनों ऐड करके लिखने हैं तभी तो 17 बनेगा। अब हमें 17x लिखना है, तो हम एक्चुअल में क्या लिख रहे होंगे, 2x और 15x इनको ऐड करके लगाएंगे। तो देखो ऐड करके लिखो 2x प्लस 17x और सॉरी 15x, है ना, और प्लस में क्या चल रहा है, 5, प्लस में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। फिर से समझो, सबसे पहला काम इस नंबर का यहां मल्टीप्लाई कराया, 30 आया, 30 के करा लिए फैक्टर्स, फैक्टर्स कराने पर क्या मिल गए, नंबर्स। उन नंबर्स का हमें क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमने कैसे बनाया, 2 ऐसे ही, ठीक है, 3 × 5 15 लिख लिया। अब ये 2 और 15 ऐड कराएंगे तो हमारा आंसर 17 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 17 सिर्फ नहीं चाहिए होता, हमें 17x चाहिए होता है, यही तो पूरा मिडिल टर्म है हमारा, तो 17x चाहिए। तो हम केवल 2 और 15 ऐड करके नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 15x। तो 2x और 15x मिलकर कितना हो जाएगा, 17x। तो इन नंबर्स के साथ x जरूर लिखा करो। ठीक है, ऐसे 2x प्लस 15x ऐसे आ जाएगा। ओके, नाउ अब ये जो पहले वाले 2 नंबर हैं और ये जो बाद वाले 2 नंबर हैं, इनसे बच्चों क्या लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना, इनसे क्या लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना बिल्कुल आसान है, देखो कैसे कॉमन लेंगे। पहले वाले दोनों नंबर से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल आसान है ये। इन दोनों में से x कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है एक, तो मुझे इसमें भी x है, इसमें भी x है, और ये दोनों नंबर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो यानी 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया और इन दोनों में से x कॉमन आ गया। अब जो नंबर हमारा कॉमन आता है उस नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि कॉमन लेने के बाद अंदर क्या लिखा जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, 2x से इसको डिवाइड किया जाता है। तो मतलब ऐसा साइड में करके देख लिया करो, 6x² को 2x से डिवाइड कराएं तो x से एक x कट जाएगा और 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा। तो देखो ये 3 बच गया और एक x बच गया था, तो यानी कि अंदर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3x लिखा जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है ना। अच्छा, अब 2x से 2x को डिवाइड कराओ, तो 2x से अगर हम 2x को डिवाइड कराएंगे तो बच्चों क्या बनेगा हमारा, 2x से 2x को डिवाइड कराएंगे तो 1 टाइम कट जाएगा। तो हमारा इसका मतलब यहाँ क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ 1 लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बच्चों को क्लियर हो जाए अगर, तो उनका मैथ्स अच्छा हो जाता है। तो 2x से इसको डिवाइड करा दें तो यहाँ 3x हो जाएगा, 2x से 2x को डिवाइड करा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम कॉमन ले चुके। अब बात आती है कि अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें, तो इन दोनों में देखो x तो दिखाई दे नहीं रहा हमें, तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास क्या बचा, तो ये नंबर्स बचे। अब हमारे पास वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं रहा, तो हमारे नंबर्स बचे। अब इन नंबर्स में से ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, है ना, 5 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर, तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड कराओ, तो 5 से 15 को डिवाइड कराओगे तो 3 और साथ में क्या x, है ना, 3x।
अब 5 से 5 को डिवाइड कराओ तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते वक्त क्या बात याद रखनी है कि यहां पर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है और जो ब्रैकेट यहां पर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम आने चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। सेम आ रहे हैं इसका मतलब आप सही कर रहे हो, अगर सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। ये वाली बात क्लियर रखना। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसका मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, और अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं हम यहां पर। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आप ध्यान दो, अब हमारे पास एक टर्म ये लिखा हुआ है और एक टर्म ये लिखा हुआ है। इन दोनों टर्म में से आपको कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो आंसर है हाँ, दिख रहा है। देखो, इस वाले टर्म में भी 3x + 1 आता है, इस वाले टर्म में भी 3x + 1 आता है। तो यानी कि इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x + 1 वाला ब्रैकेट कॉमन है। तो अगर इन दोनों में से 3x + 1 वाला ब्रैकेट बाहर लिख दिया जाए, कॉमन में चला जाए, तो अगर ये ब्रैकेट कॉमन में चला गया तो यहाँ क्या बचा होगा? सिर्फ 2x। ठीक है, यहां से 3x + 1 वाला ब्रैकेट बाहर चला गया हो तो यहां पर क्या बचा होगा? सिर्फ 5 बचा होगा। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में हमारे पास ऐसे दो ब्रैकेट आ जाते हैं और ये दो ब्रैकेट इसका क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ये दोनों ब्रैकेट इसका क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। और फैक्टर्स होने का मीनिंग बच्चों ये होता है कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो ना आपस में, अगर इनका मल्टीप्लाई करा लोगे तो मल्टीप्लाई कराकर आपको ये पॉलिनोमियल आंसर में मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराकर क्या आंसर आएगा? तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं? तो आंसर है कि सबसे पहले यहां पर जो x² के साथ नंबर लिखा होता है उस नंबर का मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहां पर। ठीक है, जो आंसर आता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो आंसर आ जाता है 30 उसके फिर फैक्टर करा लेते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है। पहला स्टेप क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई यहां पर कराते हैं, ये नंबर आ जाता है। ठीक है, उस नंबर के हम क्या करा लेते हैं? फैक्टर, ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है और वहां से हमें क्या मिल जाते हैं? नंबर्स मिल जाते हैं, ये वाले, ये नंबर्स लिख लिया करो। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना। कॉम्बिनेशन बनाना सच दैट कि इनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो मुझे 17 चाहिए था और मेरे पास नंबर थे 2, 3 और 5, तो मैंने सोचा 2 ऐसे ही रहने देता हूं, 3 × 5 क्या हो जाएगा? 15। अब 15 और 2 प्लस कराऊंगा तो 17 आ जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ 17 नहीं चाहिए, मुझे 17x चाहिए। तो 17x लाने के लिए जब मैं 2 और 15 को ऐड करा रहा हूंगा तो उनके साथ में यहां पर क्या लिखूंगा? x लिखूंगा। ठीक है, तो 2x + 15x कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 17x। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया हमने। ओके, नाउ इसके बाद का स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप पर आ जाओ आप। ये तो हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप पर आ जाओ। फिफ्थ स्टेप क्या है? अब इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा था 2x, तो हमारे पास बच गया 3x + 1। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था? 5, तो अब डिवाइड कराओगे 5 से इन दोनों नंबर को तो यहाँ पर 3x + 1। ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज सेम आनी चाहिए, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, सिक्स्थ स्टेप, उसमें हमेशा ये दोनों ब्रैकेट क्योंकि सेम आ रहे होते हैं तो ये ब्रैकेट क्या हो जाता है? कॉमन आ जाता है। तो ये बच जाएगा और यहाँ पर ये बच जाएगा। इस तरह से ये दो ब्रैकेट हमारे पास आएंगे। ये दोनों ब्रैकेट इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर। और इस बात का मीनिंग ये होगा कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट करा दूं तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कराते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 पर चलते हैं। एग्जाम्पल 14, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है किसको? y² - 5y एंड +6। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन कराने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? फैक्टराइजेशन कराने का हमारे पास एक तरीका है कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर हमें गिवन है, जैसे हमारा जो लास्ट नंबर हमें गिवन है वो लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 6 है ना। लास्ट नंबर क्या है? 6 है। अब इसको फैक्टर थ्योरम से आपको क्या करना है? फैक्टर थ्योरम से आप इसको
फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आपको इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो केवल एक्चुअल में आप कर तो मिडिल टर्म को स्प्लिट रहे हो, लेकिन बस फैक्टर थ्योरम की हेल्प से वो नंबर्स आप पता कर सकते हो जो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखो जो मैंने अभी तरीका बताया आपको वही सेम तरीका लेकर चलना है आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सुनो ध्यान से। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, यही मीनिंग हुआ इसका। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करा लो? 6 में। मैंने क्या बोला था? जो सबसे पहले स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसके साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई यहां करा लो, तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहां पर लिख लो 6। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये जो 6 आया है ये मैंने एक्चुअल में आपको पिछला वाला एग्जांपल भी बताया था, वो भी फैक्टर थ्योरम से बताया था। मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूं कि यहां पर जो नंबर आया इसका मल्टीप्लाई करा लो और उसके क्या करा लो? फैक्टर्स, और उन्हीं फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके लिख लो। दिस इज द फैक्टर थ्योरम, है ना? फैक्टर थ्योरम से ही आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लेते हो। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करा लो? 6 में। ठीक है, 6 आ गया। अब इसके 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका पहला स्टेप हो गया 6। अब इसके बाद दूसरा स्टेप बताओ बच्चों क्या है? दूसरा स्टेप है इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना, इसको इसके फैक्टर्स करा लेना। सॉरी, तो क्या बनेगा? 2 और 3 ऐसे। तो आपके पास 2 नंबर आ गए, 2 एंड 3, ये 2 नंबर आ गए। फिर से पहला स्टेप, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो पहले तो 1 लिख लिया करो। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में कराओ तो आंसर क्या आया? 6 आ गया। पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? जो हमारा आंसर आया उसके फैक्टर करा लो। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेप हो गया, उसके फैक्टर हो गए और हमारे पास नंबर भी आ गई है 2 एंड 3। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि उन नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनाना सच दैट कि उनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? माइनस का 5/, आना चाहिए माइनस का 5/। तो माइनस का 5/, कैसे आएगा? तो हमने कहा देखो ये 2 और 3, -5 तो तभी आ सकता है अब ये दोनों कैसे हों? माइनस के। ये वाली बात क्लियर है? दोनों कैसे हों? माइनस के हों। माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 आएगा। और साथ में y भी चाहिए, ठीक है, वो भी कर लेंगे। यहां पर दोनों के साथ में क्या लिख दो? y। अब -2y और -3y मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो y² ऐसे ही ठीक है, y² ऐसे ही ठीक है। अब -5y को हम क्या लिख रहे हैं हम लोग? देखो माइनस का 2y, माइनस का 3y और प्लस में क्या? 6। प्लस में क्या लिख देंगे? 6। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे? फिर से 1 का मल्टीप्लाई यहां पर करा लो, ये आ गया। इसके फैक्टर करा लो, ये आ गए नंबर। इन नंबर्स को ऐसे प्लस या माइनस कर लो सच दैट कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो 2 और 3 2 नंबर है हमारे पास, इनको माइनस में दिखाना है, ठीक है, दिखा देंगे। माइनस का 5 चाहिए, ठीक है, ला देंगे। कैसे? माइनस का 2 और माइनस का 3, -2 और -3 -5। साथ में y भी चाहिए, ठीक है, y भी ला देंगे, y यहां पर लिख लो ऐसे। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब हमने -5y को -2y -3y लिख दिया, ये ऐसे ही लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है। ओके, अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है बच्चों, थर्ड स्टेप के बाद नेक्स्ट जो ये हमारा स्टेप होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? पहले जो 2 नंबर लिखे होते हैं, पहले जो 2 टर्म लिखे होते हैं उनमें से कॉमन लेते हैं, फिर बाद वाले जो 2 टर्म होते हैं उनमें से कॉमन लेते हैं। तो पहले जो 2 टर्म है उनमें से कॉमन लो, ठीक है, ले लो। क्या आ जाएगा? y कॉमन आ गया। अब यहां पर क्या बचा होगा? y। क्या बचा होगा? y बचा होगा। ठीक है, अच्छा, और माइनस में क्या? 2। इस बात का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से अगर y कॉमन आ रहा था तो y लिख लिया, फिर y से इसको डिवाइड कराओगे तो एक y बचेगा, y से यहां पर इस 2y को डिवाइड करोगे तो y से तो y कट गया होगा, तो क्या बचा होगा? -2। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर? देखो वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं रहा, y तो दोनों में से कॉमन आ नहीं रहा, तो क्या कॉमन आएगा? तो यानी कि नंबर्स में से कुछ कॉमन आएगा। अब नंबर्स में से ऐसा नंबर यहां पर लिखा जाएगा जो दोनों को डिवाइड करता हो, जो दोनों में कॉमन हो, या ये दोनों जिस टेबल में आते हो। तो 3 और 6 3 की टेबल में आते हैं, है ना? तो हम यहां पर क्या लेंगे? 3 कॉमन लेंगे, लेकिन कैसा? प्लस का या माइनस का? तो हम माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं। माइनस का 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं सर कि अगर आप माइनस का 3 कॉमन लोगे और फिर -3y को डिवाइड कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो कैसा आएगा? प्लस का y। -3y को अगर हम डिवाइड कराएं किससे? -3 से, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आएगा? y आएगा। तो इसका मतलब ये -3 कॉमन लो। तो अगर सर मैं +3 ले लेता कॉमन
तो बच्चों यहां पर क्या होता कि यहां पर प्लस का y आता आंसर हमारा, यहां पर हमारा आंसर प्लस का y नहीं आता, हमारा माइनस का y आता। मतलब -3y को अगर मैं किससे डिवाइड करता, प्लस के 3 से, तो 3 से 3 कट जाता, आंसर क्या बचता, माइनस का y बचता। हमें यहां पर माइनस का y चाहिए क्या, नहीं, हमें प्लस का चाहिए। क्यों प्लस का क्यों चाहिए, क्योंकि देखो इधर प्लस का आ चुका है, ऐसा कि इधर क्या आ चुका है, प्लस का y आ रहा है, तो इधर भी हमें कैसा चाहिए, प्लस का y चाहिए, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट हमें कैसे बनाने हैं, सेम, तभी तो ये कॉमन आ पाएंगे, है ना, तभी तो ये कॉमन आ पाएंगे। तो इसलिए जैसा y इधर है वैसा ही y इधर चाहिए, इसीलिए मैं माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूं, प्लस का 3 नहीं ले रहा हूं। तो माइनस का 3 से जब इसको डिवाइड कराऊंगा तो यहां पर प्लस का y बचेगा, फिर माइनस और प्लस, -3 से डिवाइड कराओ 6 को, कितना आएगा, 2। अब आप ध्यान से देखो ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो चुके हैं बच्चों, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, अब ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इस टर्म और इस टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, y-2, क्या कॉमन आ जाएगा, y-2 कॉमन आ जाएगा, क्लियर, इन दोनों में से y-2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, y-3। ये आपके पास दो वो फैक्टर बन जाएंगे जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ये होंगे। और इसमें हमने फैक्टर थ्योरम का क्या यूज किया सर, इसमें हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया कि 6 के जो फैक्टर होंगे वही हमें क्या देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले नंबर। तो जब भी मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करा रहे होते हो तो फैक्टर थ्योरम आप ऑलवेज यूज करते ही हो कि ये जो नंबर है यही प्लस या माइनस कराते हैं मिडिल टर्म को, ठीक है। ये हमारा फैक्टर्स थ्योरम का यूज हो जाता है इस जगह पर, ठीक है। तो यहां से एक और चीज है, ये फैक्टर्स थ्योरम से एक और चीज आप यहां पर कह सकते हो कि अगर आपके यहां पर फैक्टर आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं, तो अगर आप 2 यहां पर पुट करके देखो, इसमें अगर आपका आंसर 0 आ गया, 3 पुट करके देखो इसमें, अगर आपका रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया, तो आप क्या कह रहे होगे कि y=2 पुट करने पर और y=3 पुट करने पर, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि y=2, क्योंकि 0 है तो y-2 क्या रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा, y-2 क्या रहा होगा, एक फैक्टर। ऐसे ही y=3 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, y-3 क्या रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर आप डायरेक्टली भी पता कर सकते थे, लेकिन ये मेथड उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने वाला है, क्योंकि अगर आप फैक्टर, जैसे इस वाले में तो आपके डायरेक्ट निकल गए, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा था, आपने डायरेक्ट निकाल लिए, तो ये बाय ट्रायल एंड एरर चलेगा। फिर क्या होगा कि आप 6 के फैक्टर कराओगे, वो फैक्टर्स में से आपको मिल जाएगा कि 2 इसमें पुट करने पर आंसर 0 बन रहा है, 3 पुट करने पर आंसर 0 बन रहा है, तो y-2 y-3 क्या होगा, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ये क्या रहे होंगे, फैक्टर। लेकिन आपको बाय ट्रायल एंड एरर नहीं करके देखना है। सबसे बेस्ट और एफिशिएंट मेथड क्या है फैक्टराइजेशन करने का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे बेस्ट वाला मेथड है स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओ और फिर फैक्टर निकालो, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, अब इसके बाद एक और तरीका आ गया, एक और एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। और एग्जाम्पल नंबर 15 में फैक्टराइज कराना है हमें, फैक्टराइज कराना है किसको, x³ -23x² प्लस 142x -120, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज कराना है। तो देखो बच्चों, सुनो ध्यान से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपने किसके लिए सीखा है, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, मतलब इसकी डिग्री 2 हो, तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड लगाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्यूबिक वाला आ जाता है तब आप क्या करोगे, तो क्यूबिक वाला आएगा तो आप डायरेक्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट करना उतना एफिशिएंट मेथड नहीं रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको इजी बनाने का एक तरीका है कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को हम डायरेक्टली स्प्लिट नहीं करके
पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर पता कर लेंगे। क्या करेंगे, एक फैक्टर पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, बाय ट्रायल एंड एरर। बाय ट्रायल एंड एरर एक मेथड, एक इसका फैक्टर हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ये वाली बात क्लियर रखना, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सबसे बेस्ट मेथड है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बता रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन किस तरह से किए जाएंगे। तो सबसे पहला निकाला जाएगा बाय ट्रायल एंड एरर, एक फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, बाय ट्रायल एंड एरर पहला निकाल लो। तो बाय ट्रायल एंड एरर का मतलब ये होता है कि अपने मन से x की वैल्यू पुट करते रहना, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी जो आपके मन में आता हो वो वैल्यू पुट करते रहना, और जहां पर भी हमारा रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाएगा वहीं से हमें एक फैक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं x = 1 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ 1 पुट करो। देखो 1 का क्यूब माइनस 23 × 1 का स्क्वायर प्लस 142 × 1 माइनस 120। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस 23 प्लस का 142 और माइनस का 120, ऐसा चल रहा है। इसको सॉल्व कर लो, तो 142 और 1 143 हो गया। अब 120 और माइनस 23 कितना हो गया, ये माइनस का 143 बन गया। तो हमारा रिमाइंडर का आंसर कितना आ गया, अब 0। तो 1 रखने पर ही हमारा रिमाइंडर का आंसर 0 आया। अगर मान लो नहीं आया होता सर तो आप और कुछ पुट करते, या -1 पुट करते, या 2 पुट करते, 3 पुट करते, कुछ ना कुछ पुट करते रहोगे। कब तक, जब तक कि आपका रिमाइंडर का आंसर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि आपको पुट करना पड़ेगा तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, तो 10 पर जाकर आया तो बहुत टाइम लग चुका होगा तब तक। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास एग्जाम में जिसमें डायरेक्टली उसका पहला फैक्टर ही 100 आ रहा हो। नो, 9th लेवल पर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे। हमेशा जो फैक्टर आ रहा होगा 1 -1 2 -2, इनमें से किसी एक पर फैक्टर आपको मिल जाएगा ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पहला आपको एक फैक्टर मिल जाएगा यहाँ से। अब क्योंकि x = 1 पुट करने पर आपका ये एक 0 आ गया आपका रिमाइंडर, तो आप ये सोचो कि x = 1 कब आया होगा। x = 1 हम क्या कहेंगे, इसका क्या है, एक 0। x = 1 इसका क्या है, एक 0। तो बताओ इससे फैक्टर क्या बनता होगा। तो x 1 इधर लेकर आ जाओ, -1, 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, -1। तो x = 1 अगर इसका एक 0 है, 0 जी तो है ये, x की वैल्यू 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि x = 1 इसका क्या है, एक 0। तो फैक्टर क्या रहा होगा, तो आंसर है x = 1 कब आया होगा, जब x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया गया होगा। जब x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया गया होगा तभी तो x की वैल्यू 1 आई होगी, है ना। तो यानी कि x - 1 फैक्टर रहा होगा। क्या रहा होगा, x - 1 फैक्टर। ये वाली बात ध्यान से समझ लो फिर से। x = 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, यानी कि किसी फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया गया तभी ये आंसर क्या आया होगा, x की वैल्यू 1 आई होगी, है ना। तो x की वैल्यू 1 कब आई होगी, जब x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया गया होगा। तो आप इस 1 को इधर लाकर लिख लो, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का ना। तो यानी कि ये चीज फैक्टर रही होगी, इसको 0 के इक्वल रखा गया होगा तभी तो x की वैल्यू 1 आई होगी। तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो यहां से हम कहेंगे क्योंकि x = 1 पर हमारा आंसर 0 आ गया, तो यानी x - 1 क्या होगा, एक फैक्टर, इज अ फैक्टर। ये क्या होगा, एक फैक्टर, किसका, इस पॉलिनोमियल का। अगर मान लो सर x = -1 पर, x = -1 पर अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा होता तो फैक्टर क्या होता, तो इस 1 को इधर लाकर लिख लो, तो ये माइनस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। इस बात का मीनिंग सिर्फ ये होता है कि x = -1 कब आया होगा, किस चीज को आपने 0 के इक्वल पुट किया गया होगा। तो आंसर है x + 1 को 0 के इक्वल पुट किया गया होगा। तो आप डायरेक्टली लिखना सीख लो, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, यानी x + 1 फैक्टर होगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि x = 3 एक 0 है, तो बताओ फैक्टर क्या होगा। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, ये 3 इधर लाकर लिख लो, -3 होगा, तो यही फैक्टर रहा होगा। इसी को 0 के इक्वल रखोगे तो x का आंसर 3 आएगा। तो इस तरह से किया करो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर x = 1 रखने पर हमारा आंसर 0 आ गया। तो अगर x = 1 एक 0 है तो इससे फैक्टर क्या रहा होगा, तो 1 इधर लाकर माइनस में लिख लो, तो x - 1 इसका क्या रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा। ठीक है,
अब आपने इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर पता किया है अभी तक, सिर्फ एक, x माइनस 1। अब आपको बाकी के सारे फैक्टर पता करने हैं, तो उसका तरीका क्या है बच्चों, वो सुनो आप ध्यान से। उसका तरीका ये है कि जो एक फैक्टर आया है, इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो मुझे दूसरा एक और फैक्टर पता चल जाएगा, दूसरा एक और फैक्टर पता चल जाएगा। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वो ध्यान से सुनो। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे 12 है, 12 को मैं डिवाइड कराऊं 2 से, ठीक है, तो 2 6 जा 12 और माइनस करने पर आंसर क्या आ गया, 0। अब मैंने कहा कि 2, क्योंकि 12 को डिवाइड करने पर आंसर 0 आ जाता है, तो 2 12 का क्या है, एक फैक्टर है। लेकिन आप साथ में ये देखो, जब हमने डिवाइड किया तो जो यहां पर कोशेंट आया वो भी ऑल्सो 12 का क्या है, एक फैक्टर है। तो देखो 6 से अगर आप डिवाइड कराओगे ना बच्चों, 6 से अगर 12 को डिवाइड कराते हो तो 6 2 जा 12 है ना, यहां पर आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर का आंसर फिर से 0 आया। तो यहां पर आप क्या कहोगे, 6 12 का क्या है, एक फैक्टर, लेकिन ऑल्सो जो कोशेंट होता है वो भी इसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। हमेशा होता है ना, होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जब भी हम कोई एक फैक्टर पता कर लेते हैं, जब भी हम एक फैक्टर पता कर लेते हैं, उस फैक्टर से अगर हम इसको डिवाइड करा दें, उस फैक्टर से अगर इसको डिवाइड करा दें, तो डिवाइड कराने पर यहां पर जो नंबर आता है, कोशेंट जो आता है, वो भी ऑल्सो इसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो आपने एक फैक्टर पता कर लिया, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करा दो, तो जो हमारा कोशेंट का आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर रहा होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि x माइनस 1 से इसको डिवाइड करा लेते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करा लेते हैं। किसको डिवाइड करा लेते हैं, जो भी हमारा पॉलिनोमियल था वो नोट कर लेते हैं। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 142x माइनस 120, प्लस 142x और माइनस का 120, ठीक है, ये ठीक लिखा मैंने, एक्स क्यूब माइनस 23x प्लस 142x माइनस में क्या 120, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करा लेंगे तो जो यहाँ पर हमारा कोशेंट आ रहा होगा वो भी इसका क्या होगा, ऑल्सो एक फैक्टर रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, डिवाइड कराओ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। डिवीजन की प्रैक्टिस में आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में कराओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 23x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस का 22x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में जो चल रहा है उसे चलने दो, 142x और माइनस का 120 से ऐसे चलने दो। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, माइनस का 22x स्क्वायर लेकर आना। कैसे लेकर आओगे, माइनस 22 से मल्टीप्लाई कराओगे x को, यहाँ पर x भी क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो माइनस 22x लिख लो, ठीक है। माइनस 22x का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो कितना आएगा, माइनस 22x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 22x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कराएंगे तो प्लस का 22x आ जाएगा, ऐसा। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया बच्चों क्या, कैंसिल आउट, ओके। अब 142x में से 22x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 120x प्लस का, और माइनस में क्या चल रहा है, 120, ठीक है। अब प्लस के 120 से मल्टीप्लाई करा दो x को, तो कितना आ जाएगा, 120x, और 120 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करा दो तो माइनस का 120। आज की क्लास में मैं डिवीजन करना नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है बच्चों, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर का आंसर क्या, 0। डिवीजन कैसे करते हैं वो पूरा डिटेल में बताया हुआ है लास्ट क्लास में, तो वहां पर आप देख सकते हो, उसकी वीडियो अपलोड है पहले से, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये हमारे रिमाइंडर का आंसर 0 आएगा, आना ही चाहिए। रिमाइंडर का आंसर हर हाल में 0 आना ही चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर, तो रिमाइंडर का आंसर क्या आना चाहिए, 0,
तो अगर x माइनस वन एक फैक्टर है, इसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कोशेंट भी ऑल्सो क्या होगा, इसका एक फैक्टर। कोशेंट भी ऑल्सो क्या होगा, इसका एक फैक्टर। मैंने क्या कहा, इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, यानी कि ये इसका क्या है, एक फैक्टर। तो ऑल्सो आप देखते हो कि 6 भी इसका क्या होता है, एक फैक्टर रहा होता है। क्लियर है ये बात? तो वही बात आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो कि अगर इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस वन इसका क्या है, एक फैक्टर। और अगर ये इसका एक फैक्टर है और रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब कोशेंट भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब इसके मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करा लो, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो, तो आपको 2 ब्रैकेट और मिल जाएंगे, तो टोटल 3 ब्रैकेट हो जाएंगे आपके पास। तो वो आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक तो आप पहले से निकाल चुके हो, 2 यहां से मिल जाएंगे आपको, तो टोटल आपके 3 फैक्टर हो जाएंगे बड़े आराम से। तो पहले आप क्या करो, अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओ। मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने का तरीका क्या है, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लो। 1 का मल्टीप्लाई 120 में कराओ तो कितना बनेगा, 120 आएगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई 120 में कराने पर कितना आएगा, 120। और 120 के फैक्टर करा लो, 120 के फैक्टर कराओ तो देखो कितना बनेगा, 120 के फैक्टर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, या फिर पहले 2 से ही कर लो, 15, फिर 3 से और फिर 5 से। ठीक है, ये नंबर आपको मिल गए 2 2 2 3 5। क्या क्या मिल गए आपको, जो नंबर मिल गए वो 2 2 2 3 5, ये नंबर मिले आपको। इन नंबर्स को प्लस या माइनस करके आपको क्या लेकर आना है, 22 लेकर आना है। तो कैसे लेकर आ सकते हैं, चेक करो। तो यहां पर हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना लें जिससे कि 22 आ जाए। तो 2 2 जा, अच्छा ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। देखो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, और ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 12 बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये वाला 2 और ये 5 कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कराकर, 2 2 जा 4 और 3, ये कितना हो जाएगा, 12। और 12 और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे, 22। ये वाला 12 और ये वाला 10 कैसा लेंगे हम, माइनस में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 22। तो माइनस का 12 और माइनस का 10। ठीक है, यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x और प्लस का क्या, 120। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लो तो क्या बनेगा, x कॉमन आएगा, क्या बन जाएगा, x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, माइनस 10, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 12। ठीक है, फिर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 12 और x माइनस 10, ये आ जाएगा। अब आपके पास ये दोनों फैक्टर बन गए, ये दोनों फैक्टर आपके पास आ गए। पहले से एक फैक्टर आपके पास था, पहले से एक फैक्टर कौन सा था, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब आपने 2 फैक्टर और निकाल लिए, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, ये 2 फैक्टर आपके पास और आ गए। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, इसके जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन होंगे, x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, ये 3 फैक्टर रहे होंगे किसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो आपको गिवन था इसके। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हुए इसको निकालने में। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए, सबसे पहला तो ये कि इस पॉलिनोमियल का अगर हम एक फैक्टर पता कर लें तो फिर बाकी के जो बचे हुए फैक्टर हैं उनको निकालना आसान होगा। अब बचे हुए फैक्टर हैं कितने, ये हमें पता करना है। तो देखो ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये कितने जीरो मैक्सिमम रख सकता है, तो आंसर है 3। अगर डिग्री 3 है तो जीरो कितने होंगे, 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा 3 जीरो निकालने हैं, उनमें से एक तो हम अगर निकाल लें कैसे भी बाय ट्रायल एंड एरर, तो बाकी के 2 निकालना बहुत आसान होगा। कैसे, पहले हमने इसका एक बाय ट्रायल एंड एरर 1 निकाल लिया। ट्रायल एंड एरर से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल लिख लो, इसमें x की वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट करते जाओ, जो आपको ठीक लगती हो, आपको ठीक लगती हो वो वैल्यू आपने पुट की। जैसे 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर इसका आंसर 0 हो गया, तो हमने कहा x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर, क्योंकि इसका आंसर 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा। ये वाली बात क्लियर है। और ये कौन सी थ्योरम है, ये फैक्टर थ्योरम है बच्चों। कौन सी थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है
कि अगर x इक्वल टू 1 रखने पर इसका आंसर 0 आ रहा है तो यानी कि x माइनस 1 क्या रहा होगा, इसका एक फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये क्या रहा होगा, इसका एक फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर पता कर लिया आपने। अब एक फैक्टर जब पता चल जाता है तो हमने कहा कि कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर एक फैक्टर पता है किसी नंबर का तो जो उससे अगर हम इसको डिवाइड करके जो कोशेंट आता है वो भी इसका ऑल्सो क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो क्यों ना x माइनस 1 से इसको डिवाइड करा लिया जाए। डिवाइड कराने पर जो कोशेंट आ रहा होगा वो भी इसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो हमने यही किया, हमने एक तो बाय ट्रायल एंड एरर पता कर लिया x माइनस 1। अब x माइनस 1 से जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड कराने पर जो ये हमारा कोशेंट आया ये भी ऑल्सो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर। ये जो फैक्टर आया है इसके हमने दो ब्रैकेट बना लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो हमारे पास ये और ये दो फैक्टर और मिल गए उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो पहले से हमारे पास एक था, यहां पर हमने बाय ट्रायल एंड एरर निकाला था ये x माइनस 1, और अब हमने कोशेंट की हेल्प से दो फैक्टर और निकाल लिए, तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए ऐसे, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। अब एक बात और सुनो ध्यान से। अब आप कहोगे कि सर देखो ये बात तो समझ आ गई कि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कोशेंट इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन ये तो आपने कोशेंट के फैक्टर लिखे हैं, ये तो आपने कोशेंट के फैक्टर लिखे हैं, क्या ये इसके भी फैक्टर होंगे? तो आंसर है हाँ, ऑलवेज होंगे। कैसे? देखो मैं आपको करके बताता हूं, ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे होंगे। सुनो ध्यान से। देखो मैंने कहा कि 12 को डिवाइड करता है 2 6 जा 12, ठीक है। तो माइनस करने पर आंसर 0 आया, तो मैंने कहा 2 इसका क्या है, एक फैक्टर, ठीक है। ये बात समझ आ गई, 2 एक फैक्टर है। तो ऑल्सो 6 क्या है, एक फैक्टर। तो मैंने यहां पर लिख लिया 2 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। देन ऑल्सो हम क्या कहेंगे, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यानी जो कोशेंट था वो भी फैक्टर होगा। ये वाली बात क्लियर है। अब इस 6 से अब मैं इसको डिवाइड कराऊं, या मैं जो कहूं, या मैं सिंपली 6 लिख लूं, ठीक है, जो हमारा कोशेंट है उसको लिख लूं। अब उस कोशेंट के मैं फैक्टर लिखूं, उस कोशेंट के मैं फैक्टर लिखूं तो क्या आएगा बताओ, 2 और 3 आएगा या नहीं आएगा? इस 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 3। अब आप ये देखो क्या ये 2 और 3 ऑल्सो इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे 12 के? तो आंसर है हाँ होंगे। 2 भी 12 को डिवाइड कर लेता है और 3 भी 12 को डिवाइड कर लेता है, यानी 2 और 3 दोनों क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो हमारा जो कोशेंट है उसको डिवाइड कर लो, अगर हम स्प्लिट कर लें तो स्प्लिट करने पर जो नंबर आते हैं वो भी इसका क्या होते हैं, फैक्टर। तो ये कहानी कैसे चलती है, सुनो ध्यान से। ये बाय ट्रायल एंड एरर एक हमने फैक्टर निकाला, तो हमने कहा ये इसका एक फैक्टर है, तो कोशेंट भी क्या होगा, एक फैक्टर। एक बात, फिर उस कोशेंट को अगर स्प्लिट कर लिया जाएगा तो जो ये नंबर आएंगे ये भी 12 के क्या होंगे, फैक्टर। ऐसे ये काम यहां चल रहा है। x माइनस 1 से डिवाइड कराने पर, x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर। अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो कोशेंट भी क्या होगा, एक फैक्टर। और कोशेंट को अगर ब्रेक करा दोगे तो ये जो नंबर आएंगे आपके पास ये भी इसके क्या होंगे, फैक्टर। बिल्कुल ऐसे चल रहा है, कोशेंट को ब्रेक कराने पर जो नंबर आएंगे वो भी इसके क्या होंगे, फैक्टर। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है इसमें। और ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को पता कर सकते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 15।